हेलो गाइस, वेलकम टू साहित्यिक मुसाफिर। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट पाठ्यक्रम में लगी कहानी आकाशदीप के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। तो शुरू करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी दिन गुरुवार को बनारस के सराय गोवर्धन में हुआ और देहावसान 15 नवंबर 1937 को क्षय रोग से हो गया। यानी इनका जन्म कब हुआ? 1889 में और मृत्यु 1937 में। तो मृत्यु 1937 में ऐसे भी याद रखिएगा। देखिए 1936 में ये इनका जन्म, मतलब ये प्रेमचंद के समकालीन थे, ठीक है, मान के चलिए। तो 1889 में इनका जन्म हुआ और 1880-81 के आसपास प्रेमचंद जी का जन्म हुआ, ठीक है, 9 साल के अंतराल पर। फिर इनकी मृत्यु 1937 में हुई और प्रेमचंद जी की मृत्यु 1936 में हो गई, 1 साल के अंतराल पर। जन्म में कितना अंतराल? 9 साल का, ठीक है, और मृत्यु में 1 साल का। तो इस तरह से याद रखिएगा। आगे इनके दादा शिवरतन साहू, इनके दादा का नाम था शिवरतन साहू और पिता थे देवी प्रसाद, माता मुन्नी देवी और बड़े भाई का नाम शंभू रतन था, ठीक है। इनके दादाजी और पिताजी काशी में तम्बाकू का व्यापार करते थे, जिनके कारण इनका परिवार सुघनी साहू के नाम से भी मशहूर था। यानी कि बनारस में इनकी दुकान थी तम्बाकू की, ठीक है। सुघनी साहू के नाम से इनका पूरा परिवार मशहूर था। फिर प्रसाद जी का पूरा परिवार शिवोपासक था, यानी कि शिव जी की उपासना करते थे। प्रसाद जी का पूरा परिवार शिव भक्त था, शिव जी की पूजा करते थे। अमरकंटक यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई और 4 वर्ष बाद माताजी का भी देहावसान हो गया। यानी अमरकंटक की यात्रा से लौटने के बाद इनके पिता की मृत्यु और 4 वर्ष के अंतराल पर इनकी माताजी भी चल बसी और उसके कुछ सालों बाद इनके बड़े भाई भी चल बसे, ठीक है। बड़े भाई का नाम क्या था? शंभू रत्न। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज में दाखिला लिए और कुछ ही समय में छोड़ दिया। यानी कि क्वींस कॉलेज गए पर कुछ समय के बाद उसे छोड़ दिया, वहाँ पर पढ़ाई पूरी नहीं की। इनके संस्कृत के शिक्षक थे दीनबंधु ब्रह्मचारी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। कौन थे? दीनबंधु ब्रह्मचारी, संस्कृत के अध्यापक। प्रसाद जी संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं में भी अच्छे जानकार थे, ठीक है। कितनी भाषाएं आती थी इन्हें? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत। प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु रसमय सिद्ध को ब्रजभाषा में कलाधार नाम से एक सवैया लिखकर दिखाए थे। मतलब कि जब ये 9 साल के थे उस समय इनके गुरु थे रसमय सिद्ध, उनको इन्होंने ब्रजभाषा में एक सवैया लिख कर दिखाया था। और उसके नीचे जिससे एक वो तखल्लुस लगाते हैं ना कि अपना नाम देते हैं, तो इन्होंने नाम क्या दिया? कलाधार। अपना प्रसाद नाम नहीं दिया इन्होंने, जयशंकर प्रसाद नाम नहीं दिया, कलाधार नाम से इन्होंने सवैया लिखा था। और किसको दिखाया? अपने गुरु को। क्या नाम था? रसमय सिद्ध, इनके गुरु जी का नाम। और उस वर्ष इनकी उम्र क्या थी? 9 साल। प्रसाद जी के जीवन में काफ़ी ट्रेजेडी रही, ठीक है। जैसे पहले पिताजी मरे, 4 वर्ष के अंतराल पर माताजी चल बसी, उसके बाद बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो गया है। माता पिता प्रसाद जी के जन्म के लिए झारखंड के वैद्यनाथ धाम से लेकर उज्जैनी के महाकाल की आराधना की। देखिए शिव भक्त तो थे ही इनके परिवार में सभी, ठीक है। तो ये शिव जी की पूजा करते थे। भारत में जहाँ जहाँ भी शिव जी के मंदिर हैं वहाँ वहाँ इनका परिवार भ्रमण करता था, ठीक है। वहाँ की यात्रा इनके परिवार ने करी थी। अमरकंटक से लौटते हुए ही इनके पिताजी का देहावसान हो गया था। और झारखंड में देखिए बनारस के आसपास रहते थे प्रेमचंद जी, ये सॉरी प्रसाद जी। देखिए बनारस के आसपास रहते थे प्रसाद जी और झारखंड आपका बिहार से सटा हुआ है। झारखंड के वैद्य धाम में, वैद्यनाथ धाम, एक बैजूनाथ के धाम पर जो है स्थान वहाँ पर, ठीक है, पवित्र भूमि, वहाँ इनके परिवार ने वो मन्नतें मांगी, विनती करी कि हमें एक मतलब बेटा दे दो, ठीक है। उसके बाद उज्जैनी के महाकाल की आराधना की। मतलब वहाँ से लेकर के इनके परिवार ने लंबी यात्रा करी इनके जन्म के लिए। तो इसी कारण इनके बचपन का नाम झारखंडी पड़ गया, क्योंकि ऐसा माना गया कि झारखंड में वैद्यनाथ धाम से हमने प्रार्थना करी, वहाँ जाकर भोले बाबा से विनती करी तो उनका प्रसाद हमें मिला है। तो ये झारखंडी के नाम से फिर फेमस हो गए, ठीक है। कहीं कहीं इनका उपनाम झारखंडी किसी रचना में मिलता भी है। फिर प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं की शुरुआत ब्रजभाषा से ही की, किंतु बाद में खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए। देखिए पहली रचना लिखी थी इन्होंने सवैया,
एक 9 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ब्रजभाषा में ही लिखी थी और अपने गुरु रसमय सिद्ध को लिख के दिखाई। तो शुरुआत अपनी रचनाओं की किस भाषा में की? ब्रजभाषा में। और बाद में खड़ी बोली के प्रति समर्पित हो गए, ठीक है, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगे। इनकी कामायनी, ठीक है, प्रसाद जी की, और आंसू, लहर, झरना, ये सारी इनके खड़ी बोली में ही रचनाएं हैं। प्रसाद जी ने अपनी रचनाओं में विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है, ठीक है। कौन कौन सी? विचार, अनुसंधान मतलब खोजबीन करके अपनी रचनाओं में उनको स्थान दिया। फिर इतिवृत्तात्मक, अपनी रचनाओं में जो बातें कही, जो विचार बताया, जो दिया, उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करी। फिर चित्रात्मक, यानी अपने शब्दों से एक ऐसी चित्र की इमेजिनेशन किसे कहते हैं हम, एक चित्र ऐसा क्रिएट किया कि हम उसे पढ़ करके हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो और उस बात को हम आसानी से समझ जाएं। और भावात्मक शैली, भावात्मक क्या कि हम इमोशनली उससे अटैच हो सकें। फिर भावात्मक शैली ही इनकी प्रमुख शैली है, जिसमें इनकी करीब करीब सभी रचनाएं हैं, ठीक है। मेन शैली कौन सी है स्टाइलिंग का? कौन सा है लिखने का? भावात्मक, इमोशनल स्टाइलिंग का, ठीक है। फिर हिंदी काव्य जगत में छायावाद के संस्थापक के रूप में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। छायावाद में देखिए 4 ही मेन कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला और पंत, महादेवी वर्मा। तो उसमें 4 कवि हैं, चारों में सबसे जो मेन है, ठीक है, कवि, वो कौन है? प्रसाद जी। तो इसलिए छायावाद के संस्थापकों के रूप में इनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। अब देखते हैं प्रसाद जी का रचना संसार। तो रचना संसार इनके नाटक हैं। देखिए, सज्जन 1910 में इन्होंने नाटक लिखा, कल्याणी परिणय 1912 में, करुणालय 1912 में, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव सामने 1933। ये सारे नाटक इनके ईयर के साथ याद होने चाहिए, क्योंकि पेपर में इनको क्रम से लगाने का प्रश्न बनता है। और इनके 3 नाटक तो हमें पढ़ने ही हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव सामने, ये हमारे पाठ्यक्रम की मांग है। आगे उपन्यास, इन्होंने उपन्यास केवल 3 उपन्यास लिखे हैं, तो इसलिए ये उपन्यास याद होना ही चाहिए। और इसमें भी एक जो नाम आपको नहीं भूलना उपन्यासों में, वो है तितली, ठीक है। पहला उपन्यास इन्होंने लिखा कंकाल 1929 में, तितली 1934 और इरावती 1936 में अधूरा ही छोड़ दिया इसे लिखा हुआ, ठीक है, ये भी पूरा नहीं कर पाया। तो जो आपको नाम नहीं भूलना है उपन्यासों में, वो है तितली। फिर काव्य, इनके काव्य भी इसी प्रकार याद करिए, क्योंकि काव्यों का भी क्रम पूछ लिया जाता है, या फिर इनके काव्य का कोई नाम देकर किसी काव्य को दे दिया, उसका ईयर नहीं देंगे, और अन्य रचनाकारों के काव्य देकर के बोलेंगे इन्हें क्रम से लगाओ, ठीक है। तो प्रसाद जी की रचनाएं, इनके काव्य, इनकी कहानियां, इनके निबंध, इनके उपन्यास, इनके नाटक सभी महत्वपूर्ण है और सभी को याद करना बहुत जरूरी है। उर्वशी लिखा इन्होंने 1909 में, वन मिलन 1909 में, प्रेम राज्य 1909 में, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वप्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913 और प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। और इनकी ये रचना कामायनी हमें पढ़नी है, ठीक है, काव्य वाले पोर्शन में। अन्य निबंध, प्रकृति सौंदर्य, भक्ति, हिंदी सम्मेलन, चंपू, कवि और कविता, रसास्वाद, हिंदी कविता का विकास, काव्य और कला, रंगमंच, यथार्थवाद और छायावाद, रहस्यवाद आदि, ठीक है। इसमें से कुछ नाम जो आपको नहीं भूलने इनके निबंधों के, वो है रसास्वाद, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद, काव्य और कला और रंगमंच, ठीक है। आगे आकाशदीप। आकाशदीप नाम से 1928 में इनका तीसरा कहानी संग्रह आया, और आकाशदीप नाम से कहानी संग्रह भी है और आकाशदीप कहानी भी है इनकी, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें कुल 19 कहानियां हैं, जिनके नाम है आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, भिखारिन, प्रतिध्वनि, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाली, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला और बिसाती। इसमें जो आपको कहानियाँ नहीं भूलनी है वो है आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में, सुनहला सांप,
और भिखारिन, प्रतिध्वनि और बिसाती, चूड़ी वाली, ये आपको कहानियाँ इनकी नहीं भूलनी है। आंधी कहानी संग्रह चौथा कहानी संग्रह है जो कि 1931 में आया था। इसमें 11 कहानियाँ हैं। आंधी, मछुआ या शायद महुआ है ये, ठीक है, दासी, घीसू, बीड़ी, व्रतभंग, ग्राम गीत, विजया, अमित स्मृति, नीरा और पुरस्कार। देखिए पुरस्कार इनकी बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। इसकी जो विषय वस्तु है पुरस्कार कहानी की वो है व्यक्तिगत प्रेम और देश प्रेम। व्यक्तिगत प्रेम यानी कि जो इसमें इनकी नायिका है उसको एक राजकुमार से प्रेम हो जाता है और वो राजकुमार पता चलता है कि देशद्रोही है, ठीक है, वो दूसरे देश का है और इसके राज्यों पर हमला करने आया है। अब इसके पास बड़ा संकट होता है कि ये उससे प्रेम करे या अपने राज्य के प्रति अपने राज्य की रक्षा करे। तो ये क्या करती है कि अपने राज्य को जाकर के सब बता देती है कि ये वो है, क्या बोलते हैं, आतंकवादी है, ठीक है, देशद्रोही है, हमारे राज्य को ध्वस्त करने आया है और राजा इसको समय रहते बंदी बना लेता है। अब इससे पूछता है लड़की से, नायिका से, कि बताओ तुम्हें क्या पुरस्कार चाहिए, तुमने राज्य के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, तुमने राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। पर राजा को नहीं पता कि ये इसकी प्रेमिका है। तो ये प्रेमिका नायिका बोलती है कि मुझे भी सजा दे दी जाए जो इस राजकुमार को सजा दी जा रही है। तो ये पुरस्कार कहानी है इनकी, ठीक है। और इसी थीम को लेकर के इनकी आकाशदीप कहानी भी है। आगे इंद्रजाल। इंद्रजाल कहानी का संग्रह इनका 5वां कहानी संग्रह जो कि 1936 में आया था। यह प्रसाद की कहानियों का अंतिम संग्रह। देखिए पहला कहानी संग्रह कौन सा था, प्रथम छाया नाम से, ठीक है, ये रहा। और अंतिम कहानी संग्रह कौन सा है, इंद्रजाल नाम से, 1936। इसमें 14 कहानियां है। इंद्रजाल नाम से 5वां कहानी संग्रह 1936 में आया और इसमें कितनी कहानियां हैं, 14 कहानियां। इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी, परिवर्तन, संदेह, भीख में, चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवव्रत, विराम चिन्ह और सालवती। इसमें जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इंद्रजाल है, ठीक है, छोटा जादूगर, नूरी और सालवती, गुंडा और देवव्रत, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है, ग्राम 1910 में प्रकाशित हुई इंदु पत्रिका में। और बाल मनोविज्ञान पर आधारित महुआ कहानी प्रेमचंद को बहुत पसंद थी। महुआ जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी अभी मछुआ नाम से, ठीक है, उसका नाम क्या है, महुआ। महुआ कहानी प्रसाद जी की किसको सबसे अच्छी लगती थी, प्रेमचंद जी को। आगे जयशंकर प्रसाद की समस्त कहानियों को प्रवृत्ति और रूप विधान के आधार पर कई वर्गों में रखा जा सकता है। यानी कि इनकी जो कहानियाँ हैं उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर इनकी कहानियों का वर्गीकरण देखते हैं। ऐतिहासिक कहानियाँ, यानी कि ऐसी कहानियाँ जो इतिहास को आधार बनाकर लिखी गई, ठीक है, उसके वो कहानियाँ हैं इनकी सिकंदर की पराजय, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहानारा, चक्रवर्ती का स्तंभ। और यथार्थवादी कहानियाँ, देखिए यथार्थवादी कहानियाँ वह होती हैं जो जैसा समाज में चल रहा है उसको ज्यों कहते हैं कहानियों में दिखा देना। सलीम, कलावती की शिक्षा, इंद्रजाल और गुंडा इनकी यही कहानियाँ हैं, ठीक है। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ इनकी हैं, ठीक है, कौन कौन सी, प्रतिभा, पाप की पराजय, परिवर्तन, सुनहरा सांप, मधुआ और संदेह। यानी कि जो एक दार्शनिक स्तर पर लिखी गई हैं, यानी कि जो मन की गुत्थियों को लेकर के कहानी लिखी गई है वो इनकी कहानी है पाप की पराजय, प्रतिभा, परिवर्तन, सुनहरा सांप और मधुआ संधि, ठीक है। रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी कहानियां कौन सी है, रसिया बालम, मदन मृणाली, बंजारा, आकाशदीप, चंदा, पुरस्कार और ये कहानियां हैं, ठीक है। पुरस्कार की मैंने कहानी बताई दी है। आकाशदीप की कहानी भी पुरस्कार से मिलती जुलती है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और रसिया बालम, मदन मृणाली, बंजारा, चंदा, ये सारी कहानियाँ इनकी इसी प्रकार की हैं जो स्वच्छंदतावादी रोमांटिक प्रेम पर लिखी गई हैं। भावात्मक कहानियाँ इनकी हैं खंडहर की लिपि, उस पार का योगी, हिमालय का पथिक। और प्रतीकात्मक कहानियाँ हैं, देखिए प्रतीकात्मक कहानियाँ वे होती हैं जो किसी पर्टिकुलर नाम को लेकर नहीं चलती हैं, ठीक है। मुझे अगर किसी के बारे में कुछ कहना है तो मैं उसका नाम नहीं लूँगा पर इस तरह बातें कहूँगा कि लोगों को समझ आ जाए कि मैं इसी बंदे के बारे में कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्रतीक का जो इस्तेमाल करते हैं तो वो कहानियाँ इनकी प्रलय, कला, समुद्र संतरण, पत्थर की पुकार, बैरागी, ज्योतिषमती इत्यादि कहानियाँ।
इसके अतिरिक्त पत्रात्मक शैली में रचित कहानी देवदासी, संलाप शैली में रचित कहानी आकाशदीप और आत्मकथात्मक शैली में रचित चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत आदि भी प्रमुख कहानी मानी जाती है। यानी कि देवदासी जो इनकी कहानी है वो किस शैली में लिखी है? पत्रात्मक शैली में, जैसे चिट्ठी भेजते हैं उस वाली शैली में, ठीक है। और संलाप शैली में कौन सी है? आकाशदीप। संलाप शैली देखिए, एक होता है प्रलाप, फिर होता है संलाप। प्रलाप यानी कि किसी के वियोग में रोना, संलाप उससे और ज़्यादा वियोग में रोना, ठीक है। तो आकाशदीप कैसी कहानी है? रोने की कहानी है, यानी पीड़ित कहानी है। इससे पढ़ करके दुख होता है, प्रेम की पीड़ा है इसमें, ठीक है। कौन सा दुख है? प्रेम की पीड़ा है। और आत्मकथात्मक शैली में रचित कहानी कौन सी है? चित्र वाले पत्थर और आंधी और ग्राम गीत, ये इसी प्रकार की कहानियाँ इनकी। प्रसाद की कहानियों की विशेषता क्या है? देखिए, स्वच्छंदतावादी जीवन जगत की झलक, यानी कि स्वच्छंद प्रेम करेंगे भाई। काव्य तत्व की प्रधानता है, ठीक है। चरित्र में भाव, संघर्ष, अंतर्द्वंद और मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव है। क्या है कि इनकी पात्र कैसे हैं, चरित्र कैसे हैं? नाटकीय चरित्र हैं, यानी कि जैसे नाटक होता है ना, उसी प्रकार का नाटकीय चरित्र के नाटक में कभी भी कुछ भी होने की संभावना होती है। इनके जो पात्र हैं उनमें भाव, संघर्ष है, उनके यानी फीलिंग्स को लेकर के अंतर्द्वंद चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, क्या करूं क्या ना करूं। जैसे कि प्रसाद कहानी, इनकी प्रसाद जी की पुरस्कार कहानी है, उसमें मैंने बताया भी कि वो जो नायिका है उसको पता चलता है कि जो मेरा प्रेमी है वो देशद्रोही है। अब उसके पास द्वंद्व ये है कि वो अपने राष्ट्र की रक्षा करे या अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी को प्रेम करती रहे, राष्ट्र को जाने दे, या फिर अपने प्रेम को जाने दे। और ऐसी ही कहानी कौन सी है इनकी? आकाशदीप, जो हमें पढ़नी है। उसमें क्या है कि जिस नायिका को जिस से प्रेम होता है, ठीक है, जिस नायक से, और वो नायक ही बाद में पता चलता है प्रेमिका को कि ये नायक ही मेरे पिता का हत्यारा है, तो वो क्या करे। ये जो अंतर्द्वंद है, ये जो भाव संघर्ष, ये इनकी कहानियों की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव आते रहते हैं इनके चरित्रों में। प्रेम और करुणा का भाव विशेष चित्रण है इनके में। क्या है? प्रेम और करुणा का भाव, ये इनके पात्रों की विशेषता है। फिर नियतिवादी और दार्शनिक प्रवृत्तियों की प्रचुरता है, यानी नियतिवादी इनके पात्र कैसे हैं कि सब नियति पर निर्धारित हैं, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। नियतिवादी क्या होते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे प्रकृति, मैंने तुझे अपने को समर्पित कर दिया है, अब तू जैसे नचाएगा, जैसे चाहेगा, हम वैसा ही करेंगे। फिर दार्शनिक प्रवृत्तियों की प्रचुरता है, यानी कि जो प्रसाद जी हैं, इन पर किसका प्रभाव था दर्शन की दुनिया में? मनोविश्लेषणवादी फ्रॉयड का, सिगमंड फ्रॉयड। तो उनके जो दर्शन की विचारधाराएं थी, उसी विचारधारा से प्रभावित थे प्रसाद जी, ठीक है। आगे, कम कथात्मकता के साथ रूप चित्रण और भाव चित्रण की अधिकता। अंतिम दौर की कहानियां इनकी हैं बौद्धिक कहानियां, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण से प्रभावित कहानियां। कैसी हैं? बौद्धिक, यानी कि कुछ ऐसी कहानियां जो ज्ञान दें किसी को, ठीक है, ज्ञान देने वाली कहानियां। फिर मनोवैज्ञानिक, यानी कि मनुष्य के मन में जो गुत्थियां चल रही हैं उसको लेकर के इन्होंने कहानी लिखी। देखिए, जिस थीम को लेकर के अभी यहाँ पर ये चले हैं मनोवैज्ञानिक की दुनिया में, कहानियों में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कहानी एक शुरू करी इन्होंने। इसी कहानी में आगे चल कर के जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अग्गी जी हुए। इनकी कहानियों की भी मेन थीम क्या थी कि मनुष्य के भीतर, मनुष्य के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसकी गुत्थियों को सुलझाना, उसके मन के हाव भाव को एकदम साफ साफ कहानी में व्यक्त कर देना, उड़ेल कर रख देना दर्शक के सामने, ठीक है। ये कहानियों की जो परंपरा है ये शुरू कहाँ से हुई? प्रसाद जी से। और आगे कहाँ तक पहुंची? इस लाइन में कौन कौन निकला? जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अग्गे जी। फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण इनका रहा, यानी कि जो समाज में हो रहा है उससे प्रभावित होते थे, और हर रचनाकार समाज से प्रभावित होता ही है, ठीक है। जो रचनाकार जैसा देखता है वैसी चीज़ों को ही लिखता है, ठीक है, वैसे ही अब उसके विचार बनते हैं। फिर भाषा का स्वरूप प्राय गद्य काव्य जैसा है। कैसा है? गद्य काव्य जैसा। गद्य क्या होता है? देखिए, गद्य वो होता है, एक होता है पद्य और एक होता है गद्य। गद्य में क्या, इनमें अगर एक मोटी परिभाषा तो सब कोई दे लेगा, पर एक जो सूक्ष्म परिभाषा है जो एक लाइन में हम कह दें तो वो है लय की, ठीक है। जैसे कि जिसमें व्याकरण का नियम भंग हो जाए वो पद्य होता है। जैसे कि गीत, ठीक है, प्रगीत, गजल, नज्म, कविता, ये क्या होते हैं? ये पद्य होते हैं जिन्हें हम गा सकते हैं। गद्य क्या होता है? जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिन्हें गाते नहीं हैं।
और इसमें व्याकरण के नियम भंग नहीं होते। व्याकरण के नियम जैसे भंग, क्या मतलब, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो गया, ये गद्य हो गया। अब इसी को अगर पद्य में कहेंगे, जा रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया, एक कविता की तरह एक गीत बन जाएगा, पद्य हो गया। तो बस इतना ही फर्क है गद्य और पद्य में। तो इनकी जो भाषा है किस प्रकार की है, वो गद्य काव्य के जैसी है, यानी कि इनकी भाषा है तो गद्य, ठीक है, व्याकरण के नियम फॉलो तो हो रहे हैं, पर उसको भी लास्ट में तुक के द्वारा मिलाने लगते हैं। फिर हिंदी साहित्य की मौलिक कथाकारों में जयशंकर प्रसाद अग्रणी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कैसे माने जाते हैं, अग्रणी। कौन सी कथाकारों में, मौलिक कथाकार यानी कि, ठीक है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है, जो कि अगस्त 1910 में इंदु पत्रिका में छपी थी। और वस्तुतः कहानी, ग्राम कहानी, रेखाचित्र अधिक और कहानी कम लगती। अंतिम कहानी कौन सी है, सालवती। प्रसाद का दृष्टिकोण प्रेमचंद से काफी अलग है। इनकी चेतना राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसी तत्वों से निर्मित है, इसलिए इनकी रचनाओं में देश प्रेम और अतीत की पृष्ठभूमि केंद्र में रहती है। प्रेमचंद क्या कहते हैं कि समाज में जो चल रहा है उनका एक सामाजिक दृष्टिकोण रहता है कि मंगल को दूध मिलेगा नहीं मिलेगा, हल्कू खेत में इतनी ठंड में कैसे सोएगा, ठीक है। फिर गोबर विदेश जा रहा है, कानपुर नौकरी करने जा रहा है, गोदान में गोबर का जिक्र है, तो उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी टाइम पर, ठीक है। फिर होरी लगान चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, होरी को रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको समाज में बराबरी मिलेगी नहीं मिलेगी। वो इनके कहानियों के मेन तत्व हैं जो समाज में देखते हैं। पर प्रसाद जी थोड़ा सा अलग है, वो दर्शन की लेवल पर देखते हैं, ठीक है। हालांकि ये राष्ट्रवाद प्रेमचंद और प्रसाद दोनों क्या मिलेगा, प्रेमचंद जी की कहानी है जो उस दुनिया के सबसे अनमोल रत्न, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें राष्ट्रवाद की ही कहानी है। अंतिम वो जो लास्ट में वाक्य आता है कि दुनिया वतन की हिफाजत में गिरा, खून का आखिरी कतरा दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है, ठीक है। पर इनके यहाँ पर इस दृष्टिकोण में थोड़ा सा फर्क है। प्रसाद जी के यहाँ इनके सांस्कृतिक आदर्शवाद जैसे तत्वों से निर्मित है, इसलिए इनकी कहानियों में देखिए, प्रसाद की कहानी में क्या है, अतीत की पृष्ठभूमि को लेते हैं। इनकी जो नाटक है, काव्य रचनाएं, जो भी रचनाएं इनकी हैं प्रसाद जी की, देखिए जयशंकर प्रसाद, इनका इस चंद्रगुप्त जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, स्कंदगुप्त नाटक है, ध्रुव सामनी नाटक है, ये कौन है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, ये कौन है, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। इनके माध्यम से, ठीक है, प्रेजेंट को दर्शाया है अपनी रचनाओं में। अब इतिहास का पृष्ठ ले लिया इन्होंने, ठीक है। एक तो अतीत के पृष्ठभूमि को लेखक इसलिए भी उठाता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि देखो हम अतीत में कितने महान थे और आज हम कैसे गुलाम हो रहे हैं। देखिए 1931 में इनका नाटक आया चंद्रगुप्त, ठीक है, 1933 में इस ध्रुव सामनी और 1928 में स्कंदगुप्त। इस समय इन नाटकों को लिखने की क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है। इस समय हम कौन से दौर में चल रहे हैं, आज़ादी के लिए तड़प रहे थे, ठीक है। 1931 में भगत सिंह जी को जेल हुई, और उनको फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। तो इस समय युवाओं में एक जोश जगाने की जरूरत थी। तो प्रसाद जी ने क्या किया कि अतीत से चंद्रगुप्त को उठाया कि देखो एक चंद्रगुप्त जो चाणक्य के नेतृत्व में पूरे राष्ट्र को जीत लिया, जिसने सिकंदर को हरा दिया, पूरा उत्तर भारत से दक्षिण भारत एक कर दिया जिसने, वैसे वैसे युवा हमारे यहाँ हुए हैं। तो ऐसे रचनाओं को पढ़कर युवाओं को प्रेरणा मिलती थी, इसलिए अतीत की पृष्ठभूमि को अपनी रचनाओं में उठाया। फिर सन 1912 में प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया में प्रकाशित हुआ, ठीक है। प्रथम कहानी संग्रह कौन, छाया नाम से प्रकाशित हुआ था इनका 1912 में, जो हम अभी देख चुके हैं। इस कहानी को साहित्य का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, ठीक है। छाया कहानी संग्रह हिंदी साहित्य का भी प्रथम कहानी संग्रह है। प्रसाद की रसिया बालम, तानसेन, ग्राम आदि कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव है। कौन कौन सी बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव किन किन रचनाओं पर है, रसिया बालम, तानसेन और ग्राम कहानी पर। फिर प्रसाद की कहानियों का महत्व इस रूप में है कि पहली बार सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित परंपरा के भीतर
मानसिक यथार्थ को उभारा इन्होंने। उन्हीं की परंपरा में आगे चलकर मनोवैज्ञानिक कहानियों की वह समृद्ध परंपरा विकसित हुई जिसमें जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे जैसे समर्थ कहानीकार शामिल हैं। ये पात्र तो हम जब कहानी पढ़ेंगे तभी देख लेंगे। बुद्धगुप्त, चंपा, मणिभद्र, जया, ये सारे पात्र नायक हम कहानी के दौरान देखेंगे। अब ये हम जो देखते हैं एक एक जो वाक्य महत्वपूर्ण है वो देख लेते हैं एक सरसरी नज़र से। आकाशदीप की कहानियाँ वर्णनात्मक शैली है, ठीक है। कैसी है? वर्णनात्मक। किंतु एक कहानी देवदासी पत्र शैली में रचित है, ये हम पीछे देख के आ चुके हैं। इस संग्रह में काव्यात्मक, नाटकीय बैक यानी पूर्व दीप्ति शैली, आंचलिक शैली में भी कहानियाँ हैं। क्या है पूर्व दीप्ति शैली? कौन सी होती है? फ्लैशबैक शैली, जो कि बैकग्राउंड में जाकर चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर आकाशदीप की भिखारिन, देवदासी, चूड़ीवाली, प्रतिध्वनि और अपराधी आदि कई कहानियाँ सामाजिक यथार्थ पर हैं, ये भी हम देख चुके हैं। आकाशदीप की करीब सभी कहानियों की भावभूमि क्या है? प्रेम पर सृजित है। प्रेम की भावभूमि पर लिखी गई आकाशदीप की सारी कहानियाँ। आकाशदीप की चंपा, देवव्रत की सुमाता, पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद की अनुपम नारी सृष्टि है। ये वक्तव्य नोट कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए, पूछ लेगा किसका वक्तव्य है। फिर डॉक्टर गोपाल राय का कहना है आकाशदीप की कहानियों का परिवेश अपने समय का यथार्थ न होकर इतिहास है, काल्पनिक कथाओं का रोमानी परिवेश। बच्चन सिंह का कहना है कि आकाशदीप कहानी में प्रेम और घृणा की गहन आवेगमयता की गहरी टकराहट है। फिर विजय मोहन सिंह ने कहा है कि आकाशदीप को संवादों से कहानी की शुरुआत की पहली कहानी माना। क्या विजय मोहन सिंह ने आकाशदीप को संवादों से कहानी की शुरुआत की पहली कहानी माना है, ठीक है। ये चार वक्तव्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से? डॉक्टर नगेंद्र का, गोपाल राय का और बच्चन सिंह का और विजय मोहन सिंह का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।